हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे आप इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोलते हैं, उसके साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रिलेशन के बारे में कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, क्या ये दोनों सेम है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस लेक्चर में मिलेंगे। व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है और कैसे हम इसके ऑर्डर को पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बोलते हैं, इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन की बात की जाएगी। तो आइए इसको समझते हैं। यहां पर बच्चों हम एक उदाहरण लेते हैं क्लोरीन माइनस का। यहां पर हम देखते हैं कि क्लोरीन अपनी गैसीय अवस्था में जब हो और वहां पर अगर वह इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो यह क्लोरीन माइनस गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, जबकि यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। तो बच्चों, इसे ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे आप इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बोलते हैं, इसे ही हम कहते हैं। यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि गैसीय अवस्था होनी चाहिए, उसके बाद आप देखते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर और क्या चीजें हैं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में हम देखते हैं कि जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु, उदासीन मतलब यहां पे हमने देखा क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन हमारा उदासीन गैसीय परमाणु है, गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। तो देखा हमने कि क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बना, अवस्था क्या थी? गैसीय अवस्था थी। तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में कि एक उदासीन परमाणु जब गैसीय अवस्था में होता है तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और वह ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों आगे देखते हैं। यहां पर यह एंथैल्पी इस तथ्य का माप करती है कि किस सरलता से परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो जरा इस बात को हम समझते हैं कि किसी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कैसे किसी परमाणु के लिए सरल है और किसी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो आइए इस बात को समझते हैं कि कैसे हम इसे समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर देखेंगे कि कैसे किसी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बहुत खुशी की बात है, बहुत आसानी से वह ग्रहण कर लेता है, बहुत सरल है। लेकिन वहीं पर कुछ परमाणु ऐसे भी हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं चाहते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहां पे देख सकते हैं कि नियॉन प्लस में, सॉरी बच्चों, यहां पर ये प्लस नहीं होगा, नेगेटिव होगा। यहां पर नियॉन नेगेटिव में परिवर्तित हुआ है। तो यहां पे 1s2 2s2 2p6 जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जबकि यहां पर ये 1s2 2s2 और 2p5 हो गया, सॉरी यहां पे 2p6 और 3s1 होगा बच्चों, यहां पर ये 3s1 होगा। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि जब नियॉन 1s2 2s2 2p6 था, इसका अष्टक पूर्ण था, इसका अष्टक कंप्लीट था, ऑक्टेट कंप्लीट था और यह स्थायी था, यह खुश था। लेकिन जबरदस्ती वहां पर इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया गया, यहां पर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया गया और उसे जबरदस्ती नियॉन माइनस बनाया गया। यहां पर नियॉन के लिए बहुत डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहता। तो यहां पर क्या होता है, ये 2p6 से फिर ये 3s1 हो जाता है। पहली बात कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो आया है वह नेक्स्ट नए क्वांटम शेल या नए क्वांटम कोश में आया है।
यहां पर ये बात समझ में आई। और ये स्थायी से अस्थायी हो गया, तो इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है और यह बहुत दुखी है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। बात करते हैं फ्लोरीन की, जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। यहां पर 1s2 2s2 2p5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो F- गैसीय अवस्था, और यहां पर हम देखते हैं कि 1s2 2s2 2p6 हो जाता है। मतलब पहले ये क्या था, पहले ये अनस्टेबल था, पहले ये अस्थायी था, अब ये स्थायी हो गया है। तो इससे बात हमें क्या समझ में आती है कि फ्लोरीन हैप्पी है जबकि नियॉन दुखी है। रीजन क्या है, क्योंकि नियॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए और फ्लोरीन खुश है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद वह स्टेबल मतलब स्थायी हो गया है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या है। तो बच्चों यहां पर हम बोल सकते हैं कि किसी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना सरल है, जैसे हमने फ्लोरीन का केस देखा, क्लोरीन का केस देखा, लेकिन किसी परमाणु के लिए यह बहुत डिफिकल्ट भी होगा, जैसे हमने नियॉन का केस देखा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी यानी जिसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं और ऊष्माशोषी वह तत्व के स्वभाव पर निर्भर करता है। अब जरा इस बात को समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी कब होगा। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि नियॉन स्टेबल है, नियॉन क्या था, स्टेबल था, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को उसके इंट्रोड्यूस किया गया, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन उसे दिया गया है, तो अब बताइए कि वह तो पहले स्टेबल था फिर अनस्टेबल हो गया। इसका मतलब कि नियॉन में बाहर से ऊर्जा प्रदान की गई, बाहर से ऊर्जा प्रदान करने पर तब इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब यहां पर नियॉन के केस में वह इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता था, वो स्टेबल था, लेकिन बाहर से ऊर्जा प्रदान करके यहां पर इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया गया, इलेक्ट्रॉन लाया गया। तो ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी। यहां पे हम लिख देते हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन होना नहीं चाहती, लेकिन यहां पर जबरदस्ती ऊर्जा प्रदान करके इस रिएक्शन को किया गया है। अब देखिए यहां पर फ्लोरीन बहुत खुश है क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन मिला है। इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण वो फ्लोरीन माइनस हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये स्थायी हो गया और ये अपनी खुशी से स्थायी हुआ है। ये बहुत हैप्पी है क्योंकि फ्लोरीन माइनस में जैसे ही परिवर्तित होता है वह स्थायी हो जाता है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस किया गया तो वह बहुत स्थायी हो गया और इस प्रकार की अभिक्रिया जो स्थायित्व की ओर जा रही है, जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यहां पर रिएक्शन अस्थायी से स्थायी हो गई। मतलब इस तरह की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह किसी परमाणु के लिए कोई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता किसी के लिए एक्सोथर्मिक होगी और किसी के लिए एंडोथर्मिक होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रिएक्शन स्थायी से अस्थायी की ओर जाती है, स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जाती है, तो वहां एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जबकि यहां पर फ्लोरीन के केस में हमने देखा कि रिएक्शन अस्थायी थी, फ्लोरीन अस्थायी था। जब वो फ्लोरीन माइनस होता है तो वह स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह हमने समझा कि कैसे किसी परमाणु के लिए कभी वह एक्सोथर्मिक और कभी वह एंडोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, केस 1 की बात करते हैं कि यहां पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के क्या केसेस हो सकते हैं। तो देखते हैं केस 1 में हम देखते हैं कि बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था
में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऋणात्मक होती है, मतलब नेगेटिव होती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर फ्लोरीन के केस में हमने क्या देखा कि ऊर्जा निर्मुक्त हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फ्लोरीन बहुत खुश है क्योंकि वो फ्लोरीन माइनस हुआ है, उसने अपनी इच्छा से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, उसने अपनी इच्छा से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस प्रकार की रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी वह ऋणात्मक होगी। तो आइए हम इसे यहां लिख लेते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी और यहां पर नियॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहता था, यहां पर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और यहां पर क्यू नेगेटिव है और यहां पर क्यू पॉजिटिव है। बच्चों, जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, और जब भी कोई रिएक्शन उष्माशोषी होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। तो बच्चों, ये चीज हमें क्लियर हुई। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर हमने 17 ग्रुप के तत्व लिए, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बहुत क्षमता है, ये सभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करते हैं। तो इसलिए यहां पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और साथ में इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। आगे देखते हैं बच्चों, केस टू में हम बात करेंगे कि कब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, वह धनात्मक होगी। तो आइए देखते हैं। जब उत्कृष्ट गैस, जैसे हमारे नोबल गैसेस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये इन सभी के केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी धनात्मक होगी, क्योंकि यहां पर वह स्थायी से अस्थायी की ओर जाती है। आपने देखा कि यहां पर यह स्थायी थी और अब ये अस्थायी हो गई है। तो यहां पर उष्माशोषी अभिक्रिया है एक प्रकार की, और यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी धनात्मक होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बहुत ज्यादा धनात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्वांटम नंबर, अब हमने क्या देखा कि यहां पर 2p6 है, आप देख सकते हो बच्चों यहां पर ये 2p6 है, जबकि नियॉन माइनस के केस में ये 3s1 हो गया है। मतलब यहां पर नेक्स्ट क्वांटम, यहां पे देखिए ये 2p6 से 3s1 के शेल में गया है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे नेक्स्ट क्वांटम शेल में गया है इलेक्ट्रॉन, जो बहुत ही अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कैसे समझा कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नोबल गैसेस के लिए धनात्मक होती है, जबकि हैलोजन के केसेस में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केसेस में वो ऋणात्मक होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं और दाईं तरफ बढ़ते हैं, मतलब जब आप बाएं से दाईं की ओर जाते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने लगेगी। इसे भी हम समझते हैं कैसे। तो स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए कि जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। इसका रीजन क्या है कि जब हम लिथियम से फ्लोरीन की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर फ्लोरीन की टेंडेंसी, मतलब फ्लोरीन को पसंद है कि वो फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस हो जाए, जबकि लिथियम को पसंद नहीं है कि वो लिथियम से लिथियम माइनस हो जाए, यानी लिथियम ऋणात्मक हो जाए, वो कभी नहीं चाहेगा लिथियम। लेकिन फ्लोरीन को फ्लोरीन माइनस होने में बहुत खुशी है और वो बहुत ही आराम से फ्लोरीन माइनस हो जाता है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन फ्लोरीन में ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब यहां पर जो रिएक्शन फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस गैसीय अवस्था में होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। और हमने बोला कि अगर कोई एक्सोथर्मिक है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
ऋणात्मक होगी, वो बहुत धीरे धीरे ऋणात्मक होती चली जाएगी। तो अगर हम बोले कि लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी धनात्मक है, तो फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। और नियॉन का केस हमने देखा कि जो नोबल गैसेस होते हैं, ग्रुप 18 के जो केसेस हैं उसे हम अलग से देखते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होगी। मतलब वहां पे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना नहीं चाहेगा। तो इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है वो जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो वह ऋणात्मक होती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE, सॉरी बच्चों वहां पे ए लिखा हुआ है, EGE वहां पे नेगेटिव होती चली जाएगी। जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि होती है, क्योंकि परमाणु छोटा है। क्योंकि जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो त्रिज्या यानी जो हमारा रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आता है, अगर आपका परमाणु छोटा है और इलेक्ट्रॉन इसी छोटे से परमाणु में आता है तो वहां पर नाभिकीय आवेश ज्यादा होने के कारण प्रोटॉन, अब धीरे धीरे प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन उसी छोटे से परमाणु में आ रहा है। तो नाभिक में जो प्रोटॉन रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत आकर्षित करके रखेंगे। तो यहां पर यही बोलना चाहता है कि छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान होता है, सरल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के निकट होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज है, नेगेटिव चार्ज है, नाभिक में पॉजिटिव चार्जेस है, वो एक दूसरे के पास होंगे तो अच्छे से खुश होंगे। आगे देखते हैं बच्चों कि वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान धीरे धीरे मान कम ऋणात्मक होता है। तो यहां पर क्या रीजन है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे लेस नेगेटिव होने लगती है, कम ऋणात्मक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी बढ़ जाती है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो देखा कि लेस नेगेटिव होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो ज्यादा नेगेटिव होता है और वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो लेस नेगेटिव होता है। इंपॉर्टेंट यहां पर बोला जा रहा है कि अभी हमने क्या बोला कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो लेस नेगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक कम होता है। जरा फिर से हम पीछे स्लाइड लेते हैं। देखिए बच्चों यहां पर लिखा है कि वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता है, जबकि क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि सल्फर ज्यादा नेगेटिव है आपका ऑक्सीजन से और क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है फ्लोरीन से। यहां पर ये चीज हमें समझनी होगी। तो आइए देखते हैं। यहां पर बच्चों कि ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान है उन्हीं के वर्ग में आने वाले तत्वों से कम ऋणात्मक है। होना क्या चाहिए पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो बच्चों यहां क्वेश्चन में देखिए कि ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका मान कम नेगेटिव होता है सल्फर और क्लोरीन की तुलना में। तो यहां पर जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड है वो कुछ अलग बोल रहा है और यहां पर जो प्रश्न है वो कुछ अलग बातें कर रहा है। तो आइए इसको समझते हैं, इसका कारण क्या है और ये क्यों होता है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए कि हमारा नॉर्मल ट्रेंड क्या बोलता है। हमारा नॉर्मल ट्रेंड बोलता है कि जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, ज्यादा ऋणात्मक होगी, मोर नेगेटिव होगी। लेकिन अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी,
कम ऋणात्मक होगी। अगर ये बात सही है तो होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था कि सल्फर यहां पर होना ये चाहिए था ऑक्सीजन सल्फर और फ्लोरीन क्लोरीन, लेकिन यहां पर ये नहीं होता। यहां पर क्या ऐसा रीजन है कि यहां पर सल्फर ज्यादा ऋणात्मक है ऑक्सीजन की तुलना में, जबकि क्लोरीन भी ज्यादा ऋणात्मक है फ्लोरीन की तुलना में। ये एक्सेप्शन जो बिहेवियर आया, इसका रीजन क्या है, इसे समझते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि सल्फर में 3 शेल होते हैं यहां पर, और ऑक्सीजन सेकेंड 2p ऑर्बिटल्स में आते हैं, मतलब यहाँ सेकंड शेल होते हैं, यहाँ पे 2 शेल होते हैं। फ्लोरीन के केस में भी 3 कोश होते हैं, फ्लोरीन के केस में भी 2 कोश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यहाँ पर फ्लोरीन खुश है कि फ्लोरीन माइनस हो गया, ऑक्सीजन भी खुश है कि ऑक्सीजन माइनस हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब आता है तो उनका आकार छोटा है। आकार छोटा होने के कारण वहां इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण और रिपल्शन ज्यादा होता है, प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्यों सल्फर ज्यादा ऋणात्मक है, क्यों क्लोरीन ज्यादा ऋणात्मक है फ्लोरीन की तुलना में और सल्फर ऑक्सीजन की तुलना में। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए कि जब ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, मतलब जब वो फ्लोरीन माइनस और ऑक्सीजन माइनस होता है, तब इलेक्ट्रॉन निम्न क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर, जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p6 तो यहां पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, 1s2 2s2 2p6 में प्रवेश करता है। इसी प्रकार इसी क्वांटम ऊर्जा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिक प्रतिकर्षण होता है। सेम कोश में आता है, सेम शेल में आता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, जिस कारण वहां पर उसकी जो वैल्यू नेगेटिव है, अभी भी वह ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन कम ऋणात्मक हो जाती है। जबकि क्वांटम स्तर n = 3, जहां सल्फर और क्लोरीन, मतलब 3 कोश है, हम जानते हैं क्लोरीन और सल्फर के पास 3 कोश होते हैं, में इलेक्ट्रॉन खाली स्थान में प्रवेश करता है, उसे बहुत ज्यादा जगह मिलता है। इलेक्ट्रॉन आने की तो बात से सल्फर भी खुश है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा स्पेस यानी रिक्त स्थान मिलता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है तो S- ज्यादा स्टेबल होता है O- की तुलना में, वो ज्यादा स्थायी होता है O- की तुलना में। तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हुई कि कैसे हम समझ सकते हैं कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा ऋणात्मक है ऑक्सीजन की तुलना में और क्लोरीन का ज्यादा ऋणात्मक है फ्लोरीन की तुलना में। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन में किसकी अधिक ऋणात्मक होगी और किसकी न्यूनतम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जहां आपको फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा फ्लोरीन में आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा ऋणात्मक होगी और किसकी कम ऋणात्मक, तो हम अपने बेसिक को पहले समझेंगे। बेसिक में हमने क्या सीखा कि अगर आप बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है, ज्यादा ऋणात्मक होती है, जबकि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव यानी कम ऋणात्मक होती है। तो इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस प्रश्न में आपको पता है कि नाइट्रोजन के बाद आता है फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां पर ये चीज हमें क्लियर है। तो जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा ऋणात्मक होगी, जबकि हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो फास्फोरस
तो सबसे ज्यादा, और अभी हमने क्या देखा कि एक्सेप्शन, एक अलग बिहेवियर हमें मिला कि सल्फर ज्यादा नेगेटिव होता है ऑक्सीजन की तुलना में और क्लोरीन भी ज्यादा नेगेटिव होता है फ्लोरीन की तुलना में। तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक हमारा क्लोरीन होगा और सबसे कम ऋणात्मक हमारा फॉस्फोरस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इस तरह के प्रश्नों को, पीरियोडिक टेबल को याद करना बहुत जरूरी है। आपको ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16 सारे वर्ग याद होने चाहिए, तभी आप इसके प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहां पे देखिए कि सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होगी और सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉस्फोरस की होगी। आगे बढ़ते हैं। अब तत्वों के निम्नलिखित युग्म में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा ऋणात्मक होगी? तो अभी हमने क्या देखा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बात किया जाए, अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन EgE फ्लोरीन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, मोर नेगेटिव। लेकिन अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक अलग तरह का बिहेवियर दिखाता है, इसलिए ये इसके प्रश्न आना फिक्स है कि यहां पर इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, जेई में, नीट में, तो ये बहुत जरूरी है। तो बच्चों हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो आंसर होगा हमारा होगा फ्लोरीन और दूसरा आंसर होगा क्लोरीन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के समान धनात्मक, ऋणात्मक या कम ऋणात्मक होगी? इस प्रश्न को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।